फ्रेंड्स, आईएएस की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे मेरी लगातार बातें होती रहती हैं, मेल्स के ज़रिए भी और पर्सनली भी। वे एस्पिरेंट्स ख़ासकर अपनी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम के बारे में मुझसे पूछते हैं और वो प्रॉब्लम उनकी ये रहती है कि सर, हमें बताया गया है कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किन डेटा को याद करें, उन्हें याद रखें कैसे? फिर वो एक बड़ी मज़ेदार बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारे डेटा इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई मकड़जाल सा बन गया हो हमारे दिमाग में और हम उसमें बुरी तरह से उलझ जाते हैं। तो इसका क्या हल है? फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आंकड़ों से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं और जितने भी सवाल हैं, उन सब के आपको उत्तर मिल जाएंगे। आइए तो पहले ये देखें कि क्या सच में आंकड़े जरूरी हैं? फ्रेंड्स, जरूरी तो हैं। उसके कारण हैं। उसके मैं 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण मानता हूं। फ्रेंड्स, जो पहली बात है वो ये कि सिविल सर्विस के जो आंसर होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को बहुत ही लॉजिकल तरीके से कहें, तर्कपूर्ण तरीके से कहें। उनमें रियलिटी की चमक होनी चाहिए और डेफ़िनेटली जब आप अपनी बातों के समर्थन में आंकड़े देते हैं, तो जो आपकी बात है वो ज़्यादा प्रमाणित हो जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आपके पास कुछ आंकड़े होते हैं तो आपको एनालिसिस करने के लिए एक बेस मिल जाता है। आप अपनी बातों को एनालिसिस करके प्रमाणित कर सकते हैं और तीसरी बात ये है कि जब आप प्रमाणित कर देते हैं अपनी बात को तो उसका एग्जामिनर पर और श्रोताओं पर बहुत ही ज़बरदस्त असर पड़ता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी पॉपुलेशन को ले लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है और हम आज कहते भी हैं कि लेबर के मामले में हम सर्वोत्तम हैं, ये हमारी पावर है। लेकिन ये जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसकी वजह से हमारी बहुत सी समस्याएँ भी हैं। ठीक है, अभी हम उसे किनारे करते हैं। तो हम 3 देशों के साथ अपनी तुलना करते हैं, उसमें से एक एशिया का ले लेते हैं, चाइना, और एक डेवलप्ड कंट्री ले लेते हैं, अमेरिका। इम्पोर्टेंट जो है वो पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट होती है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आप जानते होंगे। तो हम सबसे पहले अमेरिका की डेंसिटी को लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे कम है, 38। इसके बाद हम चाइना की डेंसिटी को लेते हैं, उसकी डेंसिटी है 151, 151। इंडिया की डेंसिटी कितनी है? इंडिया की डेंसिटी है 484, 484। तो इससे एक बात प्रमाणित हो जाती है कि हमारी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं। थोड़े से एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। फिर से हम आंकड़ों पर चले जाते हैं। जो यूएसए का जो लैंड एरिया है, भारत से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वह लगभग 3.5 गुना है। उनके पास जो लैंड है हमसे 3.5 गुना अधिक है और जो पॉपुलेशन है वो लगभग हमसे आप कह लीजिए कि 1/4, 1/5 है। जब हम चाइना के लैंड एरिया को देखते हैं तो उनका जो लैंड एरिया है हमसे लगभग 3 गुना अधिक है, एग्जैक्ट है 2.9। तो उनकी डेंसिटी है 151। तो जब हम इन सारे आंकड़ों को एक साथ जोड़ करके और इसकी एनालिसिस करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह हमें एनालिसिस करने के लिए बेस देता है, तो आप देखिए कि जो आपका जो आंसर होगा, जो आप एनालिसिस करेंगे, वो अपने आप में कितना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। और अभी जो मैंने आपको डेटा बताए हैं, वे केवल एक ही टॉपिक में काम नहीं आएंगे, पता नहीं कितने टॉपिक्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपको डेटा के साथ तो थोड़ा-सा उलझना ही चाहिए, वो आपकी ज़रूरत है, उसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इससे हम उलझें कैसे? कैसे हम इसका सही इस्तेमाल कर सकेंगे? मैं अब आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब भी आप डेटा पढ़ते हैं, डेटा के बारे में सोचते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। अगर आप ये सावधानियाँ नहीं रखेंगे, तो आपके दिमाग में मकड़जाल बनता चला जाएगा। पहली बात कि आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मैंने देखा है, जब स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो अपने को स्मार्ट दिखाने के लिए
उस टॉपिक से संबंधित पता नहीं कितने डेटा लेकर के आते हैं और वो डेटा इतने अर्थहीन होते हैं, सच पूछिए तो इतने हास्यास्पद होते हैं, रिडिकुलस होते हैं कि हंसी रोके नहीं रुकती। स्मार्ट बनने के लिए डेटा इकट्ठा मत कीजिए, पहली बात। और जो दूसरी बात है कि ऐसा नहीं कि किसी का कोई भी डेटा मिल गया और आपने नोट कर लिया और याद कर लिया। आपके पास जो डेटा होने चाहिए वो विश्वसनीय डेटा होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक इशू है, हमारे देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, एक डेटा सरकार जारी करती है, इसके बाद जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी करते हैं, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, पता नहीं कितनी कितनी संस्थाएं हैं वो जारी करते हैं, कुछ अखबार भी अपने सर्वे करा लेते हैं। तो क्या इन सभी के डेटा आपके लिए जरूरी है? आपके दिमाग में ये आ सकता है कि एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा है कि हम दूसरों के भी डेटा का इस्तेमाल करें। नहीं, उसमें आप उलझ जाएंगे, किसी का डेटा किसी और में शामिल हो जाएगा। इसलिए जो सबसे अधिक विश्वसनीय डेटा हो आप केवल उन्हें ही लें। नो डाउट कि विश्व बैंक के डेटा को आप विश्वसनीय मान सकते हैं, सरकार जो डेटा रिलीज करती है आप उसे विश्वसनीय मान करके चलिए, क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यदि आप उससे सहमत नहीं है उस डेटा से, तो पूरी विनम्रता से आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विश्व बैंक इसके बारे में यह कहता है। तो केवल विश्वसनीय डेटा पर आप ध्यान दें, फालतू के डेटा इकट्ठा मत करें। अब सवाल ये उठता है कि काम के आंकड़े कौन से हैं? यहां भी ध्यान दीजिए, आपके पास सिलेबस है, बस जो सिलेबस को सपोर्ट करते हो, सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के टॉपिक्स को सपोर्ट करते हो, बस केवल वही डेटा आपके काम के हैं, बाकी सब के सब बेकार है। अखबार भरे हुए होते हैं डेटा से, और अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार पढ़ेंगे तो उसमें तो डेटा ही डेटा होता है। अगर आप उनके मुंह में जकड़े जाएंगे तो मान करके चलिए आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो यदि आपने इतनी सावधानी थोड़ी सी बरती तो आप देखेंगे कि आप अपने दिमाग को आंकड़ों का जमघट बनने से बचा लेंगे, और ये बहुत बड़ा काम होगा फर्स्ट स्टेप पर। दोस्तों, अब मैं आता हूं कि ये जो डेटा है इनको आप याद कैसे करेंगे, याद रखेंगे कैसे। कुछ बातें मैं बता चुका हूं। अपने दिमाग में फालतू के डेटा इकट्ठा मत होने दीजिए। और जो दूसरी बात है, जब आप डेटा को पढ़ें तो उसको सपोर्ट दें। बिना सपोर्ट के बात नहीं बनती है। सपोर्ट देने के साथ साथ उनको अप्रॉक्सीमेट की लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दें अप्रॉक्सीमेट में। जैसे हमारे भारत की लंबाई और चौड़ाई, हमारे भारत की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है, राइट, और इसकी जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। अब इसको सपोर्ट कैसे देंगे और अप्रॉक्सीमेट कैसे निकालेंगे, इसे ध्यान से सुनिएगा। लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हमारे देश की जो लंबाई है वो चौड़ाई से थोड़ी अधिक है। थोड़ा शब्द भी जोड़िए, क्योंकि आंकड़ों को इस तरह के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी अधिक है लंबाई चौड़ाई से। एग्जैक्ट आपको मैं बता चुका हूं, 3214 मल्टीप्लाई बाई 2933, ठीक है। अब इनको अप्रॉक्सीमेट में कन्वर्ट कर दीजिए। 3214 को आप 3200 कर लीजिए, 3200 किलोमीटर। आप इसे दूसरी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं अपने दिमाग के साथ, 3200 किलोमीटर। और इसके बाद जो चौड़ाई है वो है 2933, उसे आप 29 में कन्वर्ट कर दीजिए, 2900 किलोमीटर। अब अपने दिमाग में आप ये डेटा बसाइए कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है, लगभग शब्द लगा दीजिए, 3200 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है, और दोनों में लगभग 300 किलोमीटर का फर्क है। जब आप इस तरीके से उसे दिमाग में दोहरा लेंगे, सपोर्ट दे देंगे, अप्रॉक्सीमेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो वह डेटा आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अभी मैंने जो आपको डेटा बताया है, इस डेटा को आप आखिरी तक भूलेंगे नहीं, और इसलिए नहीं कि मैंने बताया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने एक सिस्टम आपको बताया है। अगली जो बात है कि जब भी आप डेटा पढ़ें
और आपको लगता है कि नहीं ये मेरे काम का डेटा है, तो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एक्सप्लेन करने की कोशिश। कैसे करेंगे एक्सप्लेन? जैसे कि आपने एक डेटा पढ़ा कि भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वह अब 1.9 हो गई है। आप इसे रट लीजिए, याद हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसमें थोड़ा सा भ्रम पैदा होने लगे। तो अब हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं ताकि यह हमारे दिमाग में हमेशा के लिए मौजूद हो जाए। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि माता और पिता, यूं कह लीजिए कि पति और पत्नी मिल करके संतानों को जन्म देते हैं, राइट। तो पति और पत्नी, इनकी संख्या कितनी हुई? 2। और यदि ये पति और पत्नी या यह दंपत्ति 2 ही बच्चों को जन्म देती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई तो एक दिन ऐसा आएगा जब पति और पत्नी नहीं रहेंगे, तो उनके इस खाली स्थान को भरने के लिए वे ऑलरेडी 2 बच्चों को जन्म दे चुके हैं। यानी कि उनके स्थान को ये उनके जो 2 बच्चे हैं, जो 2 संतानें हैं, ये रिप्लेस कर देंगी। 2 गए और 2 आ गए। इसका मतलब है कि 2.0 फर्टिलिटी रेट होने पर जो जनसंख्या है किसी भी देश की या समाज की, वह स्थिर रहेगी, वो बनी रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये 2.0 अपने आप में सही है? नहीं, जो समाजशास्त्री हैं, जो इसके वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो डेटा दिया है जनसंख्या स्थिरीकरण का, वह डेटा है 2.1। ये 0.1 क्यों आया? इसे आप इस तरह से समझिए कि ठीक है, पति और पत्नी ने अपने को रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चों को जन्म दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि इन 2 बच्चों में से कोई थोड़े समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाए, बाद में और किसी बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाए, और ये कोई बहुत असंभव तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने डेटा में थोड़ी सी वृद्धि कर दी है। उसे 2.0 न करके उसमें 0.1 ऐड कर दिया है और उसे कर दिया है 2.1। यानी कि जिस देश की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि अब वहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी और अभी जितनी जनसंख्या है वह जनसंख्या बनी रहेगी। तो अब आप देखिए कि कैसे एक्सप्लेन करने के बाद अब ये जो डेटा है आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। अब आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। अब आप देखिए कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस डेटा को, ये डेटा आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने के बाद कई बातें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप डेटा को एक दूसरे से जोड़ करके देखें। तो दूसरे जो डेटा हैं, आप अपने इस डेटा के साथ उसको सपोर्ट दीजिए। देखिए, जैसे कि एक फूल ले लीजिए, फूल आप कहीं भी रख देंगे तो हो सकता है कि वो खो जाए, इधर-उधर चला जाए, लेकिन ढेर सारे फूल इकट्ठे एक धागे में पिरो करके आप उसे माला में कन्वर्ट कर दें, तो माला उतनी आसानी से गायब नहीं होगी। डेटा के साथ भी यही होता है। जब एक डेटा और उसको सपोर्ट करने वाले दूसरे डेटा को हम आपस में मिला देते हैं, तो हमारे दिमाग में वो जो डेटा है वो लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, और सच पूछिए तभी हम उसका सही रूप में इस्तेमाल भी कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, आपने ढेर सारे डेटा पढ़ा, ढेर सारे डेटा आपके दिमाग में हैं भी। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, चाहे प्री के ही क्यों ना हो। देखिए, प्री में भी जो डेटा है आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आपकी जो अनुमान लगाने की जो ताकत है, ये डेटा उसको बहुत बढ़ा देते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं केवल मेंस के बारे में बता रहा हूँ। प्री में भी इसका उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना कि मेंस में, इसे याद रखिएगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपके दिमाग में टॉपिक्स आते चले जाएंगे कि अच्छा, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि जिन पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो डेटा है वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है। तो आप 2 अलग-अलग कॉपियाँ बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए। एक में जो भी आपको डेटा ठीक लगते हैं उन्हें नोट करते जाएं, और फिर दूसरे नोटबुक में इसमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन्हें नोट करें।
तो चलिए एक बार तो आपने पढ़ लिया, बीच-बीच में अगर समय मिलता है तो आप उसे दोहरा लीजिए। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट डेटा आपने नोट किए हैं, बहुत ज़रूरी है कि इसे बीच-बीच में आप देखें, उलटें, नज़र मारें, अदरवाइज़ आप भूल जाएँगे। क्योंकि धूल जमने लगती है, हमारी स्मृति पर भी धूल जमने लगती है, मेमोरी हमारी कमज़ोर पड़ने लगती है। तो उससे उसकी जो ब्राइटनेस है वो लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। आपने डेटा पढ़ लिया, ख़त्म हो गई बात, चलिए हो गया। अखबार तो आप पढ़ेंगे ही रोज़, तो जब आप अखबार में कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि इस न्यूज़ का संबंध डेटा से तो है, तो आप थोड़ा-सा रुकिए। हालाँकि अखबार में डेटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप बेरोज़गारी पर एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट पढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी पर, तो उसमें डेटा नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा हमारे देश की बेरोज़गारी की दर कितनी है? याद करने की कोशिश कीजिए। तो इससे आप दोहरा लेंगे। तो ऑटोमेटिक तरीके से जो डेटा का रिवीजन होना चाहिए, वो आपका रिवाइज़ होता चला जाएगा। इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो भी डेटा आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे विजुलाइज़ करने की कोशिश भी कीजिए। थोड़ी देर के लिए आँखें बंद कर लीजिए और विजुलाइज़ कीजिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप क्राउड को विजुलाइज़ कर सकते हैं। बड़े आराम से विजुलाइज़ेशन हो सकता है। यदि आप कोशिश करेंगे तो हर टॉपिक को विजुलाइज़ किया जा सकता है और आप कर लेंगे। तो डेटा को भी विजुलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। इससे जो डेटा के जो रंग होते हैं वो गाढ़े हो जाते हैं, फिर वो हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा और वो ये कि डेटा को बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ कर के निपटा मत दें। जहाँ भी डेटा आते हैं, वहाँ आप थोड़ी अपनी स्पीड को कम कर दें। इत्मीनान के साथ पढ़ें और जो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि उस डेटा को किसी दूसरे से जोड़ करके देखें, उस डेटा को अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। थोड़ा-सा रुकें, स्पीड को थोड़ा-सा स्लो रखें। देखिए बार-बार आप भूलेंगे, फिर उसे याद करेंगे, तब उसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा बजाय इसके कि एक ही बार में आप उसे इत्मीनान से पढ़ लें, देख लें और उसी समय उसे नोट भी कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा यदि आप करेंगे, तो आप कमाल कर जाएँगे, आपके जो आंसर्स हैं दूसरों से बहुत ज़्यादा वज़नदार हो जाएँगे और प्री एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके सही उत्तर तक पहुँचने में ये डेटा आपके लिए बहुत अधिक मददगार होंगे। हाँ, डेटा की आप पूरी तरह से उपेक्षा